Hello everybody, I hope all of you are doing good. I am Deepika from Learno Hub, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com. तो आज का सेशन हमारे प्रीवियस सेशन का ही कंटिन्यूएशन है, जहां पर हम विदरिंग एंड सॉइल में से सॉइल पार्ट को डिस्कस करेंगे. तो विदरिंग हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो आज इस सेशन में इस चैप्टर को करेंगे कंक्लूड. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड. तो अब सॉइल की बात करें तो सॉइल होती क्या है? सॉइल मतलब हमारी मिट्टी, राइट? तो मिट्टी जो है वो कैसे बनती है? तो हमने पढ़ा था विदरिंग में क्या हो रहा था कि रॉक्स टूट रही थी, राइट? कुछ बड़े पीसेस में, कुछ छोटे में, कुछ और से छोटे पीसेस में, या टाइनी पार्टिकल्स में टूट रही थी रॉक्स. सो दैट प्रोसेस इज विदरिंग, राइट? और जब यही सॉइल या जब यही विदर्ड रॉक्स एक जगह से दूसरी जगह पर जा रही थी तो हम उसे इरोजन बुला रहे थे. तो सॉइल बनती कैसे है? इन्हीं पत्थरों के टूटने से बनती है. सो सॉइल इज फॉर्म्ड बाय ब्रेक डाउन ऑफ रॉक्स थ्रू विदरिंग. तो जब रॉक्स विदर होती हैं, जब वो छोटे पार्टिकल्स में टूटती हैं, तो उन्हीं से बनती है सॉइल, राइट? तो सॉइल बनी किस चीज से है? तो देखो, सॉइल जब बनी थी तो हमने विदरिंग जब पढ़ा था, तो विदरिंग में हमने पढ़ा था कि विदरिंग होती है तीन तरीके से, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल. ठीक है, कुछ फिजिकल मीन्स है, कुछ बायोलॉजिकल, कुछ पेड़ पौधे जीव जंतुओं से होती है. तो ये एक तरह से एक ऐसा मेन रिसोर्स है जिसपे हम सब लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है. कैसे डिपेंडेंट है? रहना, खाना, पीना सब इसी मिट्टी से है, राइट? तो धरती हमारी माता है, राइट? रिमेंबर, ओके. और एक और चीज मैं बता दूं, जब हम सॉइल पॉल्यूशन पढ़ते हैं तो उसको हम ऐसे ही नहीं पढ़ते. आप बोलोगे क्या है, फेंक तो दिया, कूड़ा है, मिट्टी में ही तो जा रहा है. नो, इवन अ थिन लेयर ऑफ सॉइल टेक्स thousands of years to form. तो इसलिए जब भी हम सॉइल में कुछ फेंके, प्लास्टिक या कोई भी ऐसी हार्मफुल चीज या कोई केमिकल, तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल ताकि वहां पर पॉल्यूशन ना हो. डिस्पोज ऑफ हर चीज का बहुत अच्छे से होना चाहिए, अदरवाइज इट विल लीड टू द सॉइल पॉल्यूशन एंड दिस सॉइल पॉल्यूशन विल लीड टू द लॉस ऑफ फर्टिलिटी. हम उस सॉइल को यूज नहीं कर पाएंगे, वो सॉइल खराब हो जाएगी, राइट? सो रिमेंबर दिस, even a thin layer of soil will take thousands of years to form. राइट? चलो अब हम बात करते हैं, इसके कंपोनेंट्स पर आते हैं. तो कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें तो सॉइल में क्या है? सोचो क्या है? सॉइल में मिनरल पार्टिकल्स हैं, ठीक है, सैंड है, सिल्ट है, क्ले है, इसके साथ साथ इसमें कुछ मॉइस्चर कंटेंट भी है. तो मिट्टी को उठाओ, कभी कभी थोड़ी गीली लगती है ना, सो दिस इज बिकॉज दैट सॉइल हैज सम मॉइस्चर मीन्स इट हैज सम वाटर कंटेंट. नाउ कमिंग ऑन टू द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी हैं इसमें, जैसे बैक्टीरिया, इवन अर्थवॉर्म्स भी यहाँ पर हमें मिलते हैं. देन ऑर्गेनिक मैटर. सो ऑर्गेनिक मैटर जैसे कि कोई प्लांट है या फिर एनिमल्स है, जब वो मर जाते हैं तो उनसे ह्यूमस बनता है, राइट? और ये ही क्या होता है? यही ऑर्गेनिक मैटर कहलाता है. देन व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस सॉइल? तो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. सो सॉइल, एज आई टोल्ड यू, वी आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वी आर डिपेंडेंट ऑन द सॉइल. सो सॉइल इज असेंशियल फॉर फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग. डन. तो ये जो कंपोनेंट्स हैं सॉइल के, ये आपको पता होने चाहिए. ओके, चलो अब सॉइल प्रोफाइल क्या होती है? तो देखो, सॉइल का ना एक वर्टिकल सेक्शन होता है. कभी भी आप किसी टनल से गुजर रहे हो या फिर से आप किसी रास्ते से गुजर रहे हो, तो रास्ते के साइड में ना आपको ये जो सॉइल प्रोफाइल है, रोड या रेलवे ट्रैक्स के साइड पे सॉइल प्रोफाइल्स बहुत ही क्लियरली दिखाई देती है. तो आप क्या देखोगे कि नीचे नीचे बड़े बड़े पत्थर हैं और ऊपर ऊपर जैसे जैसे हम जाते जा रहे हैं सॉइल पतली होती जा रही है, ठीक है, और सॉइल का कलर, टेक्सचर सब बदलता जा रहा है. सो दिस वर्टिकल सेक्शन ऑफ सॉइल विच शोज इट्स डिफरेंट लेयर्स इज कॉल्ड एज सॉइल प्रोफाइल.
ठीक है। तो अगली बार जब पहाड़ों में जाओगे, गाड़ी में, ट्रेन में, ठीक है, तो वो जो साइड में जो साइड्स होंगी ना, वहां पर उन साइड्स को देखना, नीचे से ऊपर तक कैसे कलर बदल रहा है, कैसे टेक्सचर बदल रहा है, कैसे पहले पत्थर है फिर ऊपर को मतलब वही पत्थर जो है वो ऐसे पतले पतले मिट्टी की तरह होते जा रहे हैं। ओके, सो वी डिवाइड दिस सॉइल प्रोफाइल, I mean this soil profile has 4 sections. So starting with A, so this is layer A. A means it is layer A and this is called as the bed rock, right? तो ये एक तरह से बेड है, किसका बेड है? रॉक्स का बेड है। So this is bed rock और इस लेयर में होते हैं unwithered parent rock, ठीक है। तो मतलब ऐसे पत्थर होंगे जिनकी विदरिंग नहीं हुई है। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट वन विच इज लेयर बी। सो लेयर बी जो होती है इट इज पार्टली विदर्ड, ठीक है, इसमें विदरिंग हुई है, राइट? तो इसमें विदरिंग हुई है लेकिन बहुत कम विदरिंग हुई है, राइट? तो मतलब पेरेंट रॉक से अब विदरिंग शुरू हो चुकी है। नाउ द नेक्स्ट वन इज सी, दैट इज layer C. So layer C tells us about the subsoil, right? So subsoil मतलब finer rocks, silt और clay, ठीक है। तो जो C है जो नीचे से ऊपर की तरफ आए, पहले तो बड़ी बड़ी चट्टानें थी, फिर अब यही चट्टानें हैं थोड़ी छोटी छोटी होने लगी। जब हम और ऊपर आ गए तो अब यही पत्थर और छोटे हो गए और यहाँ पर सिल्ट और क्ले भी हमें देखने को मिली। अब जब हम आ गए यहाँ पर लेयर डी में, सो दिस इज द टॉप सॉइल। तो जो मिट्टी को आज आप हाथ में ले पाते हो, ठीक है, जो आपको बिल्कुल ऊपर दिखाई देती है, जिस मिट्टी पे आप खड़े रहते हो, दैट इज बेसिकली द टॉप सॉइल एंड इट इज रिच इन क्ले, सिल्ट, सैंड एंड ह्यूमस। अब दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट लेयर्स हमारे लिए। अगर हम ह्यूमन पर्सपेक्टिव से देखें तो ये हमारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेयर है, बिकॉज दिस लेयर एक्चुअली सपोर्ट्स प्लांट लाइफ, ठीक है। प्लांट लाइफ को यही सपोर्ट करती है और एंड एज वी नो, अगर प्लांट्स नहीं है तो जीवन नहीं है, जल नहीं है तो जीवन नहीं, इवन पौधे नहीं तो भी जीवन नहीं। ओके, और जो हमने यहाँ पर ह्यूमस लिखा है, व्हाट इज दिस ह्यूमस? ये वही है जो अभी हम पढ़ रहे थे कि दीज आर द डीकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर, और ये किससे बनता है? डेड प्लांट्स और एनिमल से। और डेड प्लांट्स और एनिमल से जब वो डीकम्पोज हो जाते हैं तो ये मिट्टी जैसी बन जाती है। एंड दिस मिट्टी इज वेरी रिच इन मिनरल्स, इन वेरी रिच इन न्यूट्रिएंट्स, और एक तरह से ये न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग हो रही है। अब यही न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स फिर से यूज करेंगे और हमारे लिए खाना बनाएंगे, राइट? सो दीज आर द 4 लेयर्स ऑफ द सॉइल प्रोफाइल, राइट? तो ये सब आपको ऐसे के ऐसे आनी चाहिए। कौन सी लेयर कौन सी होती है, किस लेयर को हम क्या बुलाते हैं, राइट? तो ये आपको पता होना चाहिए, राइट? ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द लेयर ए जो सबसे नीचे है, जहां पर अनविदर्ड रॉक्स आती है। नाउ कमिंग ऑन टू द सॉइल इरोजन। सो सॉइल इरोजन, जैसे हमने बात की थी विदरिंग एंड इरोजन, तो विदरिंग इज नॉट मूविंग ऑफ द सॉइल और मूविंग ऑफ दीज रॉक पार्टिकल्स, इट इज जस्ट ब्रेकिंग डाउन ऑफ द रॉक पार्टिकल्स। और यहाँ और इरोजन क्या था? इट इज मूवमेंट ऑफ दीज ब्रोकन पार्ट्स फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस। तो यहाँ पर भी इरोजन क्या हुआ? अब यहाँ पर हम सॉइल इरोजन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर रिमूवल ऑफ सॉइल लेयर्स बाय एजेंट्स जैसे कि विंड एंड वाटर। तो कभी होता है ना, बहुत तेज तूफान चल रहा है तो मिट्टी उड़ती है, ऊपर टॉप सॉइल जो टॉप लेयर है सॉइल की वो हमें उड़ती हुई दिखाई देती है। हम ऐसे खड़े हो जाते हैं ना कि बस आंखें बंद कर लो, मिट्टी कहीं आंखों में ना आ जाए। सो दिस इज बेसिकली द इरोजन ऑफ सॉइल दैट इज हैपनिंग। इवन अगर आप देखोगे कहीं पर बाढ़ आती है या फ्लड्स आते हैं, या फिर कहीं पर आप एक जगह खड़े हो जाओ, ठीक है, जहां पर थोड़ी लूज सी मिट्टी है और वहां पर काफी
तेज से पानी फेंको तो ऊपर वाली जो मिट्टी है ना वो वहां से हटकर आगे की तरफ चली जाती है, दूसरी जगह चली जाती है। सो दिस इज एक्चुअली सॉइल इरोजन। बात समझ आई? ओके, वेरी गुड। अब ये जो इरोजन होता है ना, सॉइल इरोजन, ये दो तरह का होता है। वन इज द शीट इरोजन एंड अनदर वन इज द गली इरोजन। ठीक है, सो व्हाट इज दिस शीट इरोजन? तो बात करते हैं शीट इरोजन की। आपने देखा होगा कई बार ना पतली पतली लेयर जो होती है सॉइल की, बड़े एरिया से जब बहुत ही तेजी से पानी आता है ना, तो उस टाइम पर वो पूरी की पूरी जो पतली पतली लेयर होती है ना ऊपर की, वो निकल जाती है या फिर वो रिमूव हो जाती है, तो उसे हम शीट इरोजन बुलाते हैं। वहीं पर जब बारिश होती है तो बारिश के टाइम पर ना मेजरली जैसे जो पहाड़ी इलाके होते हैं या जहां पर स्लोप्स होती हैं, तो वहां पर ना ऐसे डीप और नैरो फरोज क्रिएट हो जाती हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज गली इरोजन। सो दिस एक्चुअली ये जो पानी बह रहा होता है इससे डीप और नैरो, मतलब काफी डीप और नैरो फरोज बन जाती हैं। सो दिस टाइप ऑफ इरोजन इज कॉल्ड एज गली इरोजन। सो ये जो गली इरोजन है ना, ये काफी कॉमनली देखा गया था इन चंबल वैली, चंबल वैली ऑफ एमपी, दैट इज मध्य प्रदेश। ठीक है, अब जो सॉइल इरोजन है ना, इसके काफी बैड कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। एक तो देखो टॉप लेयर जो है सॉइल की वो इरोड हो रही है। टॉप लेयर ऑफ द सॉइल इज एक्चुअली फिट for cultivation and it is also very rich in nutrients, it is rich in humus। तो यहाँ पर बड़े सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो प्लांट ग्रोथ के लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो ये जो इरोजन है ना, इट लीड्स टू द लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी। ठीक है, तो सॉइल ऊपर ऊपर से निकल जाती है, तो यहाँ पर की जो सॉइल है, तो यहाँ की ऊपर ऊपर की सॉइल क्योंकि बह जाती है, तो इसकी वजह से सॉइल बिकम्स इनफर्टाइल, राइट। और दूसरा, दिस लैंड बिकम्स अनफिट फॉर कल्टीवेशन, क्योंकि सॉइल ही फर्टाइल नहीं है तो यहाँ पर कल्टीवेशन भी नहीं हो पाती है, मतलब प्लांट्स भी ग्रो नहीं हो पाते हैं, या फिर अगर वहां पर कोई खेती बाड़ी करता है तो वो भी नहीं पॉसिबल होता है। नाउ व्हाट आर द कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन? तो देयर आर सम नेचुरल कॉजेज एंड देयर आर सम ह्यूमन एक्टिविटीज, राइट। सो नेचुरल कॉजेज जैसे कि हैवी रेनफॉल हो जाती है या फ्लड्स आ जाते हैं, दैट इज अ नेचुरल कॉज। दूसरा है विंड इरोजन इन ड्राई एरियाज। तो ड्राई एरियाज में ना जहां पर बारिश नहीं होती है वहां तेजी से हवा चलती है, और जब ये हवा चलती है तो ये ऊपर की सॉइल अपने साथ उड़ाकर ले जाती है। सो दैट ऑल्सो लीड्स टू सॉइल इरोजन एंड both of them, heavy rainfall and floods and wind erosion, are the natural causes of soil erosion. Now coming on to the human activities, तो human activities की बात करें तो deforestation, जैसे हम लोग बहुत ज़्यादा fast speed पे trees कट कर रहे हैं, which is called as deforestation, that is removal of trees which exposes the soil। क्योंकि हमें पता है जो soil, जो trees होते हैं ना, या फिर जो हमारे plants हैं, उनकी रूट्स होती हैं सॉइल में, और ये सॉइल को ना काफी टाइटली बाइंड करके रखती है, और टाइटली बाइंड करने के कारण क्या होता है, सॉइल अपनी जगह से ना हिलती नहीं है, इट इज टाइटली बाउंड टू दैट पर्टिकुलर एरिया। तो कितना भी, मतलब बहुत तेज बारिश भी हो रही है, फ्लड्स में तो पानी का जो बहाव है वो बहुत तेज होता है, और ये छोटी मोटी जो बारिश है, इवन छोटे मोटे थोड़ी हैवी रेनफॉल भी है, वो कुछ नहीं बिगाड़ सकती उस सॉइल का। लेकिन बिकॉज वी आर कटिंग ट्रीज, तो हम सॉइल को ना एक्सपोज कर दे रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, अब सॉइल लूज हो गई है क्योंकि रूट्स तो है नहीं सॉइल को पकड़ने के लिए, तो इसलिए यहाँ पर सॉइल इरोजन होता है। दूसरी चीज ग्रेजिंग, तो जब प्लांट्स मतलब जब एनिमल्स जो है वो ग्रेज करते हैं तो वो प्लांट्स खाते हैं, ठीक है। जब वो प्लांट्स खाते हैं तो वो प्लांट्स खत्म हो जाते हैं उस एरिया से, तो प्लांट कवर जो है कम हो रहा है। प्लांट कवर के कम होने से अगेन वही कॉन्सेप्ट कि रूट्स ही नहीं है सॉइल को पकड़े रखने के लिए, सो उस केस में जो ह्यूमन एक्टिविटी है एक तरह से वो फिर से सॉइल इरोजन कर रही है। नेक्स्ट इज इम्प्रॉपर फार्मिंग। तो फार्मिंग बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन टेक्निक्स जो हैं वो कुछ कुछ लोगों को पता होती हैं, राइट, सब फार्मर्स को शायद नहीं पता होती हैं। तो ये जो पुअर कल्टीवेशन टेक्निक्स है, इट ऑल्सो लीड्स टू सॉइल इरोजन।
राइट जैसे कि किस क्रॉप के बाद कौन सी लगानी है। अब हर एक क्रॉप जो है उसको अपने एक पर्टिकुलर एक सेट ऑफ न्यूट्रिएंट्स हैं वो चाहिए होते हैं, है ना, ग्रो करने के लिए। तो मान लो अभी आपने एक ऐसी सॉइल लगाई विच नीड्स नाइट्रोजन, ठीक है, कहाँ से लेगी, सॉइल से ही लेगी। दूसरी ये वाली फसल काटी, दूसरी भी सेम ही लगा दी। तो अब क्योंकि ऑलरेडी पहले जो आपने फसल लगाई थी उसने सारी नाइट्रोजन ले ली है, नाउ देयर इज नो नाइट्रोजन लेफ्ट इन दिस सॉइल। तो अब हमें एक ऐसी फसल लगानी पड़ेगी जो नाइट्रोजन के ऊपर जिसकी डिपेंडेंसी ना हो और वो बाकी न्यूट्रिएंट्स की हेल्प से वो ग्रो कर सके, ठीक है। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। तो अब क्योंकि ऑलरेडी आपने एक नाइट्रोजन डिमांडिंग क्रॉप लगाई है, अगली भी नाइट्रोजन डिमांडिंग क्रॉप लगा दोगे तो वो क्रॉप तो उग ही नहीं पाएगी, मतलब सीड सो करोगे लेकिन प्लांट्स आएंगे ही नहीं। अब प्लांट्स नहीं आएंगे तो क्या होगा, सोचो सोचो, तो क्या होगा, तो फिर सॉइल अगेन लूज हो जाएगी। ऐसे ही पहाड़ों में कैसे मतलब स्टेप्स में कल्टीवेशन करनी है, दैट इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक जो कल्टीवेशन में या फार्मिंग में यूजफुल रहती है। और इन टेक्निक्स की वजह से ही इरोजन भी कम होता है। ओके तो चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ दी सॉइल इरोजन। जैसे हम तब से बात कर रहे हैं कि ये सॉइल की फर्टिलिटी को रिड्यूस कर देता है और जो हमारी टॉप सॉइल है, वो सॉइल जो फर्टाइल है, वो भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। गॉट इट, समझ गए सभी बच्चे? ओके कोई भी डाउट हो, बुक योर क्लास विद लर्नो हब स्वयं, वी विल बी वेरी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। ओके चलो आगे देखते हैं द मेथड्स ऑफ सॉइल इरोजन। तो सॉइल इरोजन, सॉरी नॉट इरोजन, बट नाउ लेट अस टॉक अबाउट द कंजर्वेशन। तो हमें ये तो पता लग गया कि कैसे वो इरोड हो रही है, कैसे सॉइल जो है वो एक जगह से उड़ के दूसरी जगह चली जा रही है और लैंड जो है वो इनफर्टाइल होती जा रही है। तो लेट अस थिंक अबाउट कि हम इस सॉइल को कंजर्व कैसे कर सकते हैं। तो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे? फर्स्ट इज कॉन्टोर टिलिंग, ठीक है। तो आप ये नीचे एक इमेज पिक्चर देख रहे हो, तो यहाँ पर क्या है, प्लोइंग अलोंग द कॉन्टोर ऑफ लैंड्स, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, तो यहाँ पर ना देखो ये जो कॉन्टोर टिलिंग है ना, तो जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हो तो आपको क्या लगता है ये कहाँ हो सकती है, हिल्स में या प्लेन्स में? सोचो सोचो, सीधी सी बात है, हिल्स में। तो जो एक नेचुरल एलिवेशन होता है किसी भी जगह का, उसी नेचुरल एलिवेशन में हमें प्लांटेशन करनी है। बात समझ आई? थोड़ी थोड़ी, इतनी इतनी सी, ठीक है। और समझाती हूँ। देखो हिल्स जो होती है ना, उनकी एक एलिवेशन होती है, ऐसे नीचे से ऊपर को ऐसे ऐसे धीरे 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 एलिवेशन बढ़ती जाती है, राइट। तो अब जो हमें प्लांटेशन करनी है ना, वो हमें प्लांटेशन भी ऐसे ही करनी है कि स्टेप 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 स्टेप, ऐसा नहीं कि बीच से ऐसे एकदम पहाड़ काट दिया और नीचे एक बड़ा सा खेत बना दिया, तो क्या होगा, तो ऑफ कोर्स वो बारिश होगी, वो सारा का सारा पहाड़ नीचे फिर से गिर जाएगा। तो इसलिए जैसे जैसे एलिवेशन बढ़ रही है वैसे वैसे हम स्टेप्स बनाएंगे और उन्हीं स्टेप्स पे हम कल्टीवेशन करते जाएंगे। इससे क्या होगा कि पानी को एक तो बहुत तेजी से नहीं आएगा, धीरे 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 स्टेप्स में आएगा, और क्योंकि अब वो धीरे धीरे आएगा तो वो धीरे धीरे हर जगह एब्जॉर्ब भी होता रहेगा, और एब्जॉर्ब होता रहेगा तो सॉइल इरोजन का या लैंडस्लाइड्स का खतरा भी नहीं रहेगा। So this is how contour tilling happens. So plowing along the contours of the land, मतलब जो नेचुरल एलिवेशन है उसके साथ साथ ही हमें प्लांटेशन करनी है। देन और वहीं के साथ साथ हमें प्लोइंग करनी है, मतलब वैसे ही उसी एलिवेशन के साथ। अब ये ऐसे नेचुरली तो नहीं बना होगा, इसको किसी ने बनाया जरूर होगा। तो इन्होंने बनाया भी कैसे कि जैसे जैसे ऊपर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं ना, बस वैसे वैसे छोटे 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 खेत बनाते गए हैं वो, राइट। तो वैसे वैसे उन्होंने प्लोइंग की है और वो एरिया बनाते गए हैं फॉर cultivation. So this prevents soil erosion and it also improves the water retention. As I was telling you, पानी आएगा, धीरे धीरे आता जाएगा पानी, और हर स्टेप पे वो एब्जॉर्ब भी होता जाएगा, वाटर की रिटेंशन भी होती जाएगी। एक साथ एक जल्दी से स्पीड से आएगा तो वो पूरे खेतों को बहा के ले जाएगा, बट इस केस में ऐसा नहीं होता है। इट इम्प्रूव्स वाटर रिटेंशन एंड इट इज कॉमन इन हिली रीजन्स। तो जो हमारे हिली रीजन्स है वहां पर ये कॉमन होता है, प्लेन्स में ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलता। नाउ नेक्स्ट इज द टेरेस फार्मिंग। तो टेरेस क्या होता है, टेरेस छत,
right? So creating terrace or steps on the mountain slope, so it is something similar, I can say, to the plowing, contour tilling, right? तो यहाँ पर भी ना माउंटेन्स में, क्योंकि माउंटेन्स हैं, ठीक है, तो स्टेप्स में वहां पर क्या बनाए जाते हैं, स्टेप्स बनाए जाते हैं, टेरेस बनाए जाते हैं, और उनके ऊपर ही फार्मिंग की जाती है, ठीक है। तो माउंटेन रीजन्स में ऑल ओवर द वर्ल्ड दिस टेरेस फार्मिंग इज क्वाइट कॉमन। सो इट रिड्यूसेस द सरफेस रन ऑफ, इट ऑल्सो इंक्रीजेस द वाटर एब्जॉर्प्शन एंड इट ऑल्सो रिड्यूसेस द सॉइल इरोजन ऑन स्लोप्स। तो स्लोप्स में सॉइल इरोजन को भी ये कम करता है, ओके। तो जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। अब क्वेश्चन ये आपके दिमाग में भी जरूर आ रहा होगा कि मैम दोनों ही सेम ही लग रहे हैं देखने को, राइट? कॉन्टोर टिलिंग भी और टेरेस फार्मिंग भी, फर्क क्या है भाई दोनों में? तो देखो फर्क बहुत ही सिंपल सा है। देखो टेरेस फार्मिंग और कॉन्टोर टिलिंग, राइट? तो कॉन्टोर टिलिंग आपको यूजुअली हिल्स में देखने को मिलती है, जो हिली एरियाज होते हैं, जहां पर जो हिल्स की स्लोप है ना वो काफी इतनी स्टीप नहीं होती है, जेंटल स्लोप होती है। तो जैसे जैसे वो हिल की स्लोप होती है बस हम उसके साथ साथ हम फार्मिंग करते जाते हैं। लेकिन टेरेस फार्मिंग जो होती है वो माउंटेन्स में होती है, माउंटेनियस रीजन में। तो हिल्स एंड माउंटेन्स, हिल छोटी होती है, माउंटेन बड़ी होती है, राइट? तो वहां पर इन एरियाज में जो बड़ी बड़ी माउंटेन्स होती है ना, वहां पर ऐसे स्टीप स्टेप्स बनाए जाते हैं, बड़े बड़े, उसको काट के वो स्टेप्स बनाए जाते हैं और फिर वहां पर फार्मिंग की जाती है। सो दिस इज द डिफरेंस। टेरेस फार्मिंग हैपेंस इन माउंटेन्स एंड कॉन्टोर टिलिंग हैपेंस इन हिल्स। ठीक है, बात समझ आ गई? तो टेरेस फार्मिंग के केस में जो माउंटेन है वो काफी स्टीप है, लेकिन टेरेस फार्मिंग के केस में जो हिल है वो इतनी स्टीप नहीं है, जेंटल स्लोप्स है, राइट? ओके, चलो कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट soil conservation technique. So it is strip cropping और multiple cropping. Although मैंने इसको स्लैश करके लिखा है, लेकिन दोनों का ही मतलब जो है ना वो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा 19-20 का फर्क है, ठीक है? So let us understand their meaning. So planting crops in narrow strips alternating with soil protecting plants like bushes and trees. ठीक है, होता क्या है देखो, एक एरिया है, एक लैंड है, ठीक है? उस लैंड में ना अलग अलग स्ट्रिप्स है, मतलब एक खेत, दूसरा खेत, तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक है? तो मतलब कुछ ऐसे है कि एक खेत, यहाँ पर दूसरा, यहाँ पर तीसरा, ये एक, ठीक है? ऐसे स्ट्रिप्स बनी हुई हैं। हर एक खेत में ना अलग अलग तरह के, मतलब अलग अलग तरह के प्लांट्स ग्रो किए जाएंगे, ठीक है? 2-3 तरह के प्लांट्स अलग अलग तरह के ग्रो किए जाएंगे। मल्टीपल क्रॉपिंग में क्या होता है कि एक लैंड है, इस लैंड में ही, एक ही लैंड में अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप, 2 और मोर टाइप्स ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रिप क्रॉपिंग एंड मल्टीपल क्रॉपिंग। डिफरेंस समझ आया? एक में अलग अलग लैंड पीसेज में अलग अलग क्रॉप्स ग्रो हो रही हैं और एक में एक ही लैंड में अलग अलग क्रॉप्स ग्रो हो रही हैं, राइट? सो इसमें सॉइल प्रोटेक्टिंग प्लांट्स भी ग्रो किए जाते हैं, जैसे बुशेज एंड ट्रीज। व्हेन दीज बुशेज एंड ट्रीज आर ग्रोन, सो देयर रूट्स आर क्वाइट स्ट्रॉन्ग, तो ये सॉइल को भी टाइटली होल्ड करके रखती हैं। सो टाइप्स, so soil protecting plants like bushes and trees prevent the soil erosion, and multiple crops growing different crops on the alternate strips, ठीक है? Now this helps to maintain the soil structure and the fertility. So why is this useful? This is useful to maintain the soil fertility and to maintain the soil structure, right? चलो आगे बढ़ते हैं। Now talking about contour bunding. So it is building bunds or walls or embankments along the contour lines. तो हमने contouring पढ़ा था, हिल्स हैं, हिल में जैसे जैसे वो एलिवेशन बढ़ती जा रही है ना, वैसे वैसे हमने ऊपर को हम उसी स्लोप के हिसाब से हम स्टेप्स बनाते जा रहे हैं और उसमें फार्मिंग करते जा रहे हैं। तो कॉन्टोर बंडिंग में क्या होता है कि हम हर एक कॉन्टोर लाइन पर, ठीक है, हर एक नेचुरल लाइन पर, कॉन्टोर लाइन मतलब एक नेचुरल लाइन पर हम कोई बंड्स और वॉल्स या फिर हम एम्बार्कमेंट्स लगा देते हैं, ठीक है? समझ रहे हैं सभी? ओके, सो व्हाट इज द पर्पस? पर्पस इज टू प्रिवेंट द वाटर ड्रेनेज और रिड्यूस इरोजन,
right? So it prevents water drainage and it also reduces erosion, right? Now it keeps the water and soil in place. तो ये पानी को और soil को जगह पर रखते हैं. All right, so I hope this is clear. Now the next one is afforestation. So I can say afforestation is one of the technique जो soil conservation में most helpful है. और आजकल जो मेन रीजन है सॉइल इरोजन का, दैट इज डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों का कटना. तो अगर हम पेड़ लगाएंगे तो हम ऑटोमेटिकली अपनी सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं. तो जितने भी हिल्स हैं, हिल्स में मेजर रीजन जो रहा है सॉइल इरोजन का वो रहा है डिफॉरेस्टेशन. तो डिफॉरेस्टेशन की देखिए क्लाइमेट का भी चेंज होना, सॉइल इरोजन का भी होना, देखो एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड. पेड़ कटेंगे सॉइल लूज होगी, और क्लाइमेट चेंज होगा, बारिश आएगी तो भी सॉइल इरोड होगी, राइट? सो इट इज समथिंग वेरी इंटरलिंक्ड एंड वेरी डीप टू अंडरस्टैंड. एज यू ग्रो यू विल अंडरस्टैंड. ओके, चलो. Now the definition: planting trees in areas prone to erosion, that is afforestation. So it happens in river banks, steep slopes and even wastelands. तो इसके benefits हैं: the roots bind the soil and prevents the erosion. तो roots soil को bind करके रखती हैं, तो soil जो है वो अपनी जगह से हिलती नहीं है. It improves water retention in soil, right? It protects the soil from wind erosion. तो देखो roots नहीं होंगी तो जो हमारी soil है it is exposed to air, और ये जो soil है ना, ये जो इवन हवा भी है ना, वो भी सॉइल को अपने साथ इरोड कर देगी, ठीक है, बहा के ले जाएगी. सो द मोस्ट इफेक्टिव मीन्स ऑफ सॉइल कंजर्वेशन इज एफॉरेस्टेशन. सो आई विल मार्क इट ओवर हियर. सो दिस इज द मोस्ट इफेक्टिव मीन्स ऑफ सॉइल कंजर्वेशन, ठीक है. तो ट्रीज जो होते हैं दे होल्ड बैक द सॉइल विद द हेल्प ऑफ द रूट्स, ठीक है. तो वो ऐसे टाइटली पकड़ के खड़े रहते हैं. अब ट्रीज जो है वो बड़े होते जाते हैं, ओल्ड होते जाते हैं, उनकी रूट्स और ग्राउंड के अंदर लंबी और डीप होती जाती हैं, और जितनी वो डीप होती जाती हैं उतनी टाइटली वो सॉइल को होल्ड करती हैं और उतनी ही ज्यादा वाटर रिटेंशन कैपेसिटी होती है. तो जैसे जैसे वेजिटेशन या ट्री कवर बढ़ता जाता है वैसे वैसे हमारी टॉप सॉइल जो है वो प्रोटेक्ट होती जाती है. ऊपर से इवन हवा पानी उसको कुछ भी नहीं हिला सकता है. So for this it is very important that when we do afforestation, whatever fertilizers we use should be eco-friendly, right? Okay, तो बात समझ आ गई. All right. Now coming on to the next method of soil conservation, that is crop rotation. तो थोड़ी देर पहले से ही हम इस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं. So it is basically growing different crops in systematic sequence. तो एक systematic sequence में crops को grow करना is crop rotation. So what are the advantages? अच्छा, जैसे हम बात कर रहे थे afforestation की, so this is another very effective technique, ठीक है, इफेक्टिव टेक्निक ऑफ सॉइल कंजर्वेशन. तो यहां पर क्या होता है कि फर्स्ट ईयर में जैसे न्यूट्रिएंट डिप्लीटिंग क्रॉप को हम उगाते हैं, और राइट, और सेकेंड ईयर में हम ऐसी सॉइल को ग्रो करते हैं विच इज न्यूट्रिएंट सप्लाइंग, जो न्यूट्रिएंट को सप्लाई करती है, राइट. तो इससे क्या होता है कि एक साल में अगर ऐसी क्रॉप ग्रो हुई है जिन्होंने सारे न्यूट्रिएंट्स ले लिए हैं, तो नेक्स्ट ईयर हमें ऐसी क्रॉप ग्रो करनी पड़ेगी जो ग्रो तो करे ही साथ हमारी सॉइल को न्यूट्रिएंट्स भी देकर जाएं. सो एडवांटेजेस, दे रिस्टोर द सॉइल फर्टिलिटी, द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. देन दे कंट्रोल पेस्ट एंड डिजीजेस एंड दे ऑल्सो प्रिवेंट न्यूट्रिएंट डिप्लीशन. अब इसका ना एक बड़ा ही अच्छा एग्जाम्पल है और वो है ग्राउंडनट एंड व्हीट रोटेशन, या फिर हम सीरियल रोटेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है. तो एक बार ग्राउंडनट लगाओ और दूसरी बार व्हीट लगा दो. तो ये इंडिया में काफी अच्छे से प्रैक्टिस किया जाता है. तो ग्राउंडनट्स जो होती है वो एक ऐसी क्रॉप है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है, जो हवा से नाइट्रोजन को फिक्स करती है सॉइल में, मतलब सॉइल में नाइट्रोजन को बढ़ाती है, राइट, सॉइल को एनरिच करती है इन नाइट्रोजन. और जो व्हीट है उसके लिए दिस नाइट्रोजन इज वेरी हेल्पफुल इन ग्रोथ,
right? So this is how soil rotation helps in increasing the soil fertility, in replacement of the nutrients, and also to control pests and diseases, right? Now the fallowing of land. So fallowing of land means letting land rest to rejuvenate. तो अब जैसे आपको एग्जाम्स के बाद छोड़ देते हैं कि आराम करो, रेस्ट करो, रिजुविनेट हो जाओ, कहीं घूमने जाओ, दादी के घर जाओ, नानी के घर जाओ, राइट? तो वैसे ही लैंड को भी हम, क्योंकि उसने पूरी साल मेहनत की है, तो हम लैंड को कुछ टाइम के लिए बस खाली छोड़ देते हैं ताकि वो रेस्ट कर सके और वो रिजुविनेट हो सके. सो द बेनिफिट्स इज रिप्लेनिशमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल, देन इंक्रीज इन द मॉइस्चर कंटेंट, एंड ऑल्सो प्रमोट्स द ग्रोथ ऑफ नेचुरल प्लांट्स, प्रोटेक्टिंग द सॉइल फ्रॉम इरोजन. तो यहाँ पर ना एक्चुअली जनरल इंप्रूवमेंट होता है सॉइल के टेक्सचर का और सॉइल के स्ट्रक्चर का, और साथ ही साथ जो सॉइल के ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपना रास्ता ढूंढ लेते हैं इस सॉइल में रहने का, और उस तरह से वो सॉइल में जो वेस्ट होता है वो भी मिक्स हो जाता है, उसका ह्यूमस बन जाता है. एंड वी नो दैट ह्यूमस इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स, सो दिस वे द सॉइल फर्टिलिटी ऑल्सो improves. So I hope you got it. So now what we conclude from this topic is soil is a crucial human resource for human life. Then it is the major environmental problem often caused due to the human activities. ठीक है, तो जो soil erosion है वो usually जो उसका main cause रहा है वो human interference ही रहा है, humans interference into the nature. Okay, now the soil conservation techniques are contour tilling, terrace farming, afforestation and crop rotation, and these are very helpful in maintaining soil fertility and in preventing the soil erosion. So this was all from our today's session. I hope you understood this chapter. कोई भी doubt हो, so book your class with Learn Hub Swayam. We'll be more than happy to help you. So I'll see you next time with the next video. Till then you all take care, and as you all know, Learn Hub मतलब free है पर best है.